कोई बात नहीं। अब सब ओके है। इस कैमरे को तो सही करके जा भाई। तू है ना, एक दिन यहीं रुक जाना। तू डेली डेली मेरा कैमरा रहता खराब। आज सुबह वाली क्लास में भी हुआ था, अभी भी होगा, आगे और होगा। तो तू तेरा कैमरा पहले तो यहीं बैठ जाना पहले। और दूसरी बात है कि मैं क्लास लेने नहीं आऊँ, कोई दूसरा टीचर क्लास ले तो टीचर क्लास तो बच्चों को सबके जाती है। उनकी तुम्हें किसी को परवाह नहीं है, न राम सिंह को परवाह है राम सिंह? सुबह कौन क्लास करवाई थी इधर 8 बजे? झूठ बोलना कब सीखा? हाँ, मैंने 8 बजे का ही पूछा था। किसने कराई? तूने कराई। कैमरा कैसा था? गड़बड़ था, लेकिन ध्यान दिया नहीं था। अभी भी गड़बड़ है, जो आज ज्यादा गड़बड़ रखो मत भाई। हम पढ़ेंगे टॉपिक का नाम, जिसका नाम है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग। सोल्डरिंग हमारे पास क्या होती है भाई? एक प्रकार का जोड़ ही हुआ। सबसे जो मजबूत जोड़ है उसका नाम होता है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है भाई? सबसे मजबूत जोड़ है कि नहीं है? क्या इससे कोई मजबूत जोड़ होता है वेल्डिंग से? तो आप कहेंगे नहीं होता। वेल्डिंग के बाद में 2 नंबर पे बात करते हैं तो नंबर आता है उसका, जिसका नाम है ब्रेजिंग। क्या आता है भाई? ब्रेजिंग। ब्रेजिंग हमारे पास कौन सा जोड़ है? ये भी हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लो पाइप को जोड़ते हैं, तो उस प्रकार का जोड़ है। कठोर सोल्डरिंग का ही भाग हो गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? ये हमारे पास कठोर सोल्डरिंग है। कठोर सोल्डरिंग है। और यहां फिर इसको स्प्लेटर बोल दो। ठीक। और तीसरा आता है हमारे पास सोल्डरिंग। ये हमारे पास होता है कमजोर जोड़। तो सबसे पहली बात तो बताओ, जब जोड़ हमारे पास कमजोर है तो हम जोड़ कर ही क्यों रहे हैं? तो आप कहेंगे सर तारों को हम सीधा ज्वाइंट ही कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी एंटन प्रकार देखा है, मेरिड जोड़ देखा है, रेट टेल जॉइंट देखा है, कोई भी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि तारों में थोड़ा बहुत भी ढीलापन रह जाता है तो इसके कारण स्पार्किंग होती है। तार गर्म होता है, चालकता में कमी आती है। और हम चाहते हैं कि स्पार्किंग वगैरह बिल्कुल भी ना हो, इसलिए हमें क्या करनी पड़ रही है? सोल्डरिंग करनी पड़ रही है। सोल्डरिंग जब आप करने लगते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। एक हमारे पास एक सोल्डर वाला तार है और एक दूसरा जिसको सोल्डरिंग किया जा रहा है। अब इन दोनों में से पहले पिघलना कौन सा चाहिए? सोल्डर वाला तार। यानी कि मतलब निम्न गलनांक वाले सोल्डर तार द्वारा, यानी कि भराव धातु के द्वारा सोल्डरिंग की जाती है। निम्न गलनांक वाली होती है। और गलनांक कम क्यों काम में लेते हैं? यदि ज्यादा गलनांक काम में ले लिया तो उससे पहले तो तार गल जाएगा, तार टूट जाएगा, तार गल जाएगा, तो तार तो छोटा हो जाएगा जिस वायर को जोड़ रहे हैं। इसलिए अतिरिक्त वायर जो है वही गलकर इसके ऊपर क्या कर दें? ज्वाइंट कर दें। तो ये हमारे पास जरूरी चीज हो गई। तो आप पहली बात कहेंगे, निम्न गलनांक वाली धातु द्वारा तारों के बीच पिघलाकर निम्न गलनांक वाली धातु को, एक मिनट, धातु को पिघलाकर तारों को जोड़ने की प्रक्रिया। जोड़ने की प्रक्रिया
सोल्डरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? सोल्डरिंग। कौन सी सोल्डरिंग कहलाती है? निम्न गलनांक वाली धातु को पिघलाकर तारों को जोड़ने की प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है। एक महीना हो गया ट्रेड पढ़ते, लेकिन ट्रेड में सिर्फ 18-20 नंबर ही बन रहे हैं। ठीक ही है, एक महीना और पढ़ोगे तो 36 हो जाएंगे। हाँ। और पहली बात तो कि आप जो पढ़ रहे हो ट्रेड, ये है ना बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, ये मतलब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह है। ये आपके पास आईटीआई का 2 साल का सिलेबस होता है, पढ़ना आराम से पड़ता है, टाइम लगता है। और आईटीआई वाले में इतना भाग है नहीं, कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए डेप्थ में और जाना पड़ता है। तो वैसे बेसिक वाला मामला यहाँ है नहीं। अब ये तो हो गया निम्न गलनांक वाली धातु को पिघलाकर तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग में जो सोल्डरन होता है ना, जो सोल्डर होता है वही भराव धातु कहलाता है। सोल्डर है वो हमारे पास क्या कहलाता है? भराव धातु। तो भराव धातु यानी फिलर मटेरियल, भराव धातु हमारे पास क्या कहलाता है भाई? तो आप कहेंगे सोल्डर को कहते हैं। सोल्डर उसे ही कहते हैं जिसको पिघलाकर तारों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। तो भराव धातु है हमारे पास क्या कहलाता है? सोल्डर। अब यहाँ पर हमारे पास भराव धातु के रूप में सबसे ज्यादा किसको प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है टिन प्लस लेड का। किसका प्रयोग किया जाता है? टिन प्लस लेड का। यदि टिन हमारे पास 60% है तो लेड कितना परसेंट होगी? 40। और ऐसा होगा तो इसका गलनांक होगा 185 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि टिन का मान 63% है तो लेड हमारे पास 37% ही होगा और गलनांक का मान 183 डिग्री सेल्सियस है। वैसे पूछा जाए किसको कहाँ काम में लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कार्य जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल परिष्कृत जो कार्य होते हैं वहां पर इसको काम में लिया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक जो कार्य होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल कार्य और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्य। तो हमारे पास इस प्रकार का प्रयोग है। क्लियर? हो गया भाई। और जो टिन प्लस लेड काम में लेते हैं इससे कठोर सोल्डरिंग कहेंगे, नरम सोल्डरिंग कहेंगे भाई? नरम। अब यहाँ पर भी एक अलग अलग मामला है। पूछा जाए नरम सोल्डरिंग कितना डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो आप कहना 250 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन परीक्षा में ऑप्शन ऐसे ऐसे आए हुए हैं 300 डिग्री सेल्सियस तक, 450 डिग्री सेल्सियस ऐसे भी आए हुए हैं। होती कहाँ तक है भाई? 250 डिग्री सेल्सियस तक, वो नरम सोल्डरिंग कहलाती। लेकिन मैं पूछूं नरम सोल्डरिंग कहाँ तक होती है, तो आपको एक दे दिया 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस से कम, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, या इनमें से किसी भी ताप पर। तो आप क्या करोगे? 450 डिग्री से कम, तो वो तो करना मजबूरी हो गया। लेकिन अपनों को करना कितना होता है? 250 से कम। तो 250 डिग्री से कम जो तापमान होता है वहां तक नरम सोल्डरिंग की जाती है। और हमारे पास नरम सोल्डरिंग टिन और लेड काम लेते हैं, उसका ताप इतना ही होता है, गलनांक बिंदु इतना ही होता है। तो यहाँ इतने बिंदु तक ही इसमें गलनांक पॉइंट होता है, उससे ज्यादा गलनांक पॉइंट नहीं होता। ये कौन सी सोल्डरिंग होती है? नरम सोल्डरिंग। कहीं पर आपको 300 डिग्री सेल्सियस तक भी आ सकता है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ सकता है। और ऐसे भी आ सकता है जैसे कठोर सोल्डरिंग कितने डिग्री से अधिक की जाती है, तो हम कहते हैं 450 से अधिक की जाती है, तो ऑटोमेटिक 450 तक तो ये हो ही गया। लेकिन हम इसको काम में लेते हैं 250 डिग्री तक ही है, बीच वाला तापमान हम कहीं पर भी काम में नहीं लेते। 450 से ऊपर है ना, पाइप को जोड़ना है तो स्प्लेटर विधि, ब्रेजिंग विधि, आभूषणों का जोड़ना है, तो वहां पर 450 से अधिक ही तापमान काम में लिया जाता है।
अब हमारे पास आता है एक कठोर सोल्डरिंग। कठोर सोल्ड 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर की जाती है। आप देखेंगे ये दो प्रकार की होती है, एक होती है स्प्लेटर एंड दूसरी होती है ब्रेजिंग। एक होती है स्प्लेटर और दूसरी होती है ब्रेजिंग विधि। तो ये हमारे पास कितने प्रकार की हो जाती है? दो प्रकार की। एक अपने पास यहां पर भी मामला आएगा जो लिक्विडस टेम्परेचर, जब तक सोल्डर लिक्विड नेचर में रहती है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? लिक्विडस। और ये कितना डिग्री सेल्सियस है भाई? 90 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान होता है सोल्डरिंग में, कौन सा कहलाता है भाई? लिक्विडस टेम्परेचर। 90 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? ठोसीकरण होने लग जाएगा, सॉलिडनेस आने लग जाएगा। तब तक हमारे पास कौन सा भाग रहेगा? ये लिक्विड नेचर के आधार पर ही रहेगा। क्लियर? CBD 2 का पेपर सॉल्यूशन यूट्यूब पर कराओगे क्या? आपके ऐप से पेपर देने पर? आपके ऐप क्या है? तुम्हारा भी यही है, हमारा ही है। मेरा कौन सा अकेला का? अकेला मैं करूंगा ही क्या ऐप का? तो सॉल्यूशन यूट्यूब पर ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज और कल में ड्राइंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन सॉल्यूशन कराएंगे। फिर इतने में इस महीने रिजल्ट आने का बोल रहे हैं, तो आ जाए रिजल्ट बस। आ जाए ठीक है। तुम तैयार हो? हैं? नहीं, अब मेरे तैयार होने से कोई लेना देना नहीं आपका। अब केवल आपको तैयार होना है। अब मेरा क्या इतना ज्यादा रोल है नहीं है मेरा। नहीं नहीं, टेस्ट वेस्ट हम सारा करा देंगे, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, वो कोई कमी होगी नहीं। बस पढ़ना आपको पड़ेगा ना। टेस्ट बताओ हम क्यों कम कराएंगे? टेस्ट हम कराएंगे, शुरू से ही कराता है। तीसरा हमारे पास लिक्विड टेम्परेचर के बाद है कि सोल्डर के गुण क्या होने चाहिए? आप बताओ भाई, सोल्डर के गुण। अब ये गुण तो मुझे आते हैं नहीं, आप ही बताओगे, वो लिख लेंगे। लिक्विड टेम्परेचर वो होता है जब सोल्डर है लिक्विड नेचर में रहता है। लिक्विड मतलब द्रवित, जब तक द्रवित अवस्था में रहता है। जब आप इसको सोल्डर को पिघलोगे तो पहले कौन सी अवस्था रहेगी? द्रवित। और बाद में धीरे धीरे ठंडा होकर क्या हो जाएगी? ठोसीकरण। यही अवस्था होती है कि नहीं होती? तो लिक्विड टेम्परेचर उसे कहते हैं भाई। और कोई है तो बताओ भाई सवाल। इसमें क्या, इसका गुण बताओ। गुण मैं क्या बताऊंगा इसमें? मुझे क्या पता है गुण क्या होना चाहिए? पहला होता है कि गलनांक निम्न होना चाहिए। हाँ, ऐसे बताते जाओ ना। आपको कैसा चाहिए? आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप बता दोगे आपको चाहिए कैसा, वैसे ही ढूंढेंगे अपन क्या है। निम्न गलनांक, ठीक है। दूसरा बता दो। निम्न गलनांक उच्च चालकता। चालकता ज्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई? कमी होगा। ठीक है, उच्च चालकता कर दिया। और बताओ। ये आंतरिक रूप से मजबूत ही होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं थोड़ा मजबूत ही जोड़ दिया था, है ना? तो ये आंतरिक रूप से मजबूत। अपने को यहाँ है ना, चाहते क्या है वो बताना है। ये आंतरिक रूप से मजबूत। अगला बताओ। हाँ, वातावरण से अप्रभावित, बिल्कुल सही बात है।
एप्स में भी टेस्ट होगा, टेस्ट आपके ऐप में ही होगा, टेस्ट सबके हो जाएगा, टेस्ट होगा सबके ही होगा भाई। जब हम पेपर बनाएंगे तो टेस्ट सबका ले लेंगे, उसमें क्या जाता है, टाइम तो पेपर बनाने में जाता है ना, उसके बाद टेस्ट किसी का लो ना, 5 दो चाहे 50 दो चाहे 500 दो। ऑक्सीकरण नहीं, हाँ वो लिख दिया, वो तो हो गया ना वातावरण प्रभाव से, वो होता ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होनी चाहिए, यानी वो ऑक्सीकरण की क्रिया से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ठीक है। और कोई गुण बताओ, सस्ता और सरलता से उपलब्ध, ये तो ठीक बात है, ये भी लिख देंगे। और कोई गुण, हाँ, ठोसीकरण प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। ठोसीकरण का मतलब एक बार पिघल गया, पिघल गया जहां पर लग गया, तो उसके बाद में जब आपने सोल्डरिंग जोड़ दी तो वो जल्दी से ठंडा हो जाना चाहिए और ठोस हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा सोल्डरिंग अभी जोड़ी है 15 मिनट तक कोई टच नहीं करेगा, होगा, ऐसा नहीं। आपको आप कहोगे भाई अच्छी सोल्डरिंग वो है जो 30 सेकंड में क्या हो जाएगा, एकदम ठोसीकरण हो जाएगा, हाँ सोल्डरिंग हो गई, मजबूत हो गई, तो आप कहेंगे ठोसीकरण प्रक्रिया तेज है। ठोसीकरण प्रक्रिया क्या होगी, तेज हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास सोल्डर के गुण होते हैं। ओके, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक हमारे पास और नाम आता है कोल्ड सोल्डरिंग। इसके बारे में क्या जानते हो बता दो भाई, मैं तो आपको नाम बता दिया, कोल्ड सोल्डरिंग। बताओ भाई, कोल्ड सोल्डरिंग कैसे, कोल्ड मतलब तो ठंडा होता है, कैसी होती है, क्या होता है ठंडे सोल्डरिंग, अर्थ क्या है भाई, गर्म करने पर तो सोल्डरिंग हो ही रही, हमें समझ में आ रहा था, लेकिन एक कोल्ड सोल्डरिंग नाम आया। पहली बात तो आपको सवाल पूछा गया था परीक्षा में, इसका अन्य नाम क्या था, ड्राई जॉइंट, शुष्क जॉइंट। शुष्क मतलब गीला नहीं हुआ, गीला नहीं हुआ इसका मतलब पिघला नहीं, तो गलनांक बिंदु से पहले ही जोड़ दिया जाता है प्रेशर के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड सोल्डरिंग। ऐसे कोल्ड का मतलब कोल्ड नहीं है, कोल्ड का मतलब है तो हॉट ही, लेकिन गला नहीं है, गलनांक बिंदु से पहले, कुछ बिंदु कुछ तापमान पहले ही इसको जोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड सोल्डरिंग। जैसे नहीं होता है कि आप धातु के कोई औजार बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, गलनांक बिंदु पर पहुंचने थोड़ी देते हैं, उससे पहले ही उसके ऊपर चोट मार के मरोड़ देते हैं, तो वो भी किस में आ जाती है, कोल्ड सोल्डरिंग में। वो कहता है कि इसमें पिघला के सोल्डरिंग नहीं हुई है, पिघला तो है नहीं अभी तक, अभी तक तो गर्म ही हुआ है और सोल्डरिंग आपके हो गई, तो इसे ड्राई जॉइंट भी कहते हैं। अन्य नाम क्या होता है भाई, ड्राई जॉइंट, ठीक है। और अन्य नाम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड जॉइंट। डिस्ट्रीब्यूटेड जॉइंट किससे कहते हैं, गलनांक बिंदु से पहले, गलनांक बिंदु से पहले जोड़ स्थापित करना।
ये हमारे पास कौन सा कहलाता है भाई? कोल्ड सोल्डरिंग। ठीक है भाई, उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड सोल्डरिंग। ओके। अब हमारे पास देखो, सोल्डरिंग होती है दो प्रकार की। एक है कठोर सोल्डरिंग, दूसरी है नरम सोल्डरिंग। कौन सी होती है भाई? एक बार देख लो। एक होती है कठोर, दूसरी होती है नरम। नरम जॉइंट हमारे पास क्या होता है? कच्चा जॉइंट होता है। और जो हमारे पास कठोर सोल्डरिंग का जॉइंट क्या होता है? पक्का जॉइंट होता है। पाइप को जोड़ना, आभूषण को जोड़ना, तो कौन सा जॉइंट माना जाता है? पक्का। तारों को जोड़ना कच्चा। इसमें कॉपर और जस्ते का प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है? लेड में टिन। ठीक है। नरम सोल्डर की अपेक्षा ये तापमान अधिक पर पिघलता है। मैंने आपको बताया था 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और इसको हम 450 से कम पर है तो कम तापमान पर पिघलेगा। इसके जोड़ में फ्लक्स के रूप में सुहागे का उपयोग किया जाता है। हम आगे देखेंगे जाके फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? जो हमारे पास जोड़ को ज्यादा मजबूती के साथ स्थापित करते हैं और चालकता भी बहुत उच्च बरकरार रखते हैं, उसे हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स के रूप में रेजिन का प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे पास आभूषण जोड़ते हैं उसमें सुहागा यानी कि बोरेक्स, बोरेक्स बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर नौसादर या रेजिन का प्रयोग कर लेते हैं नरम सोल्डरिंग के अंतर्गत। इसका उपयोग भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। कठोर सोल्डरिंग है, बड़ी वस्तुओं को जोड़ने में करेंगे। मैंने बताया पाइप को जोड़ना है तो कठोर है ना, मोटी वस्तु है कि नहीं है? आभूषणों को जोड़ना ये भी बड़ी वस्तु है। जबकि ये हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए करते हैं, यानी तारों को जोड़ने के लिए करते हैं, तो हल्की वस्तु है। इसका जोड़ काम करने पर खुलता नहीं है। यदि पाइप है तो पाइप के ऊपर ऐसे ज्यादा कोई बल लगाओगे तो ऐसे उसको जॉइंट खुलेगा नहीं। लेकिन तार है, आपने सोल्डरिंग कर रखी है, थोड़ा सा हिला डुला दोगे ज्यादा तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो जोड़ थोड़ा सा गर्म करने पर ही क्या हो जाता है? खुल जाता है। और ये जोड़ गर्म करने पर खुलता नहीं है। तो ये आपके पास कठोर और नरम सोल्डरिंग के बीच अंतर लिखो। फिर हम लिखेंगे कठोर सोल्डरिंग होता क्या है।
लिख लिया भाई। ओके, हमारे पास आता है कठोर सोल्डरिंग है। तो आप कहेंगे सर कठोर सोल्डरिंग है तो ये मोटे तारों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। सिंपल भाषा में बात करें कि भाई बताओ इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ काम में लेंगे, तो मोटे तारों को जोड़ने के लिए। वैसे तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन बड़े तार है वहाँ जोड़ने के लिए ये तो सोल्डरिंग काम आएगी नहीं, तो ये काम में ले ली जाती है। ताप इसका कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ताप होता है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर ये कार्य करेगी। जो कठोर सोल्डरिंग होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन सी है, नाम बता दीजिए भाई, नाम बता दो भाई। एक होता है सिल्वर सोल्डर, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेजिंग। सिल्वर सोल्डर का दूसरा नाम क्या है, ब्रेजिंग। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्प्लेटर। स्प्लेटर जो होता है वो अब हमारे पास प्लम्बिंग के कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। प्लम्बिंग कार्यों के लिए, प्लम्बिंग कौन सा होता है, पाइप पाइप बड़ा है, पाइप 20 बड़ा, तो यानी कि पाइप को जोड़ने के लिए, पाइप को जोड़ने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन क्यों काम में लेगा, इलेक्ट्रीशियन को भी पाइप जोड़नी पड़ती है। कौन सा पाइप जोड़नी पड़ती है, जैसे गैल्वेनाइज आयरन वाली पाइप आती है जो आपके अर्थिंग में भी काम में ली जाती है, जो आपके वायरिंग में भी काम में ली जाती है। हालांकि आजकल उसकी जगह हम पीवीसी काम लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर तो गैल्वेनाइज आयरन भी तो है ना। तो उस पाइप को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे, भाई वो पाइप ही तो 10 फुट लंबी आएगी, और आपको यदि मान लो 12 फुट की चाहिए तो 2 फुट अंदर जोड़नी पड़ेगी नहीं पड़ेगी स्थापित करने के लिए। तो ये पाइप को जोड़ने के लिए काम लिया जाता है, या प्लम्बिंग कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। इसका ताप इसका ताप सिल्वर सोल्डर से अधिक है, ये अधिक मजबूत होती है। सिल्वर सोल्डर क्या होता है भाई, आभूषणों को जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। आभूषणों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर सोल्डर। इसमें सोल्डर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोल्डर के लिए तांबा व जस्ता के साथ कुछ मात्रा सिल्वर की भी होती है। सोल्डर के लिए तांबा में जस्ते के साथ क्या होगी भाई, कुछ मात्रा किसकी होगी, सिल्वर की। आभूषणों को जोड़ने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला बताओ भाई, सिल्वर सोल्डरिंग के अंतर्गत और क्या होता है। सोल्डर के लिए तांबा में जस्ते के साथ कुछ मात्रा क्या होती है भाई, सिल्वर की होती है। किसकी होती है, सिल्वर की होती है। अगला हमारे पास है, एक मिनट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सोना चांदी व ये दूसरा लेके आ जाओ पेन, ये फिर आगे वाला ले आना, ये ठीक है। सोना चांदी व जर्मन सिल्वर CBT2 कब तक हो सकता है, कल वाले सूचना के अनुसार तो CBT2 में टाइम लगेगा, कि CBT2 के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। यही लिखा था ना भाई, पर्याप्त समय का मतलब है 2 महीने तो देंगे, फिर 1 महीने देंगे तो काय का पर्याप्त हुआ, पर्याप्त नहीं हुआ ना।
नहीं, उन्होंने डीआरएम ऑफिस में पूछ के छापा होगा। अजमेर से ही है। ये हो सकता है। पढ़ने वालों को तो पर्याप्त समय मिल गया अब। पिछली बार एग्जाम हुए थे 29 अगस्त को, पूर्व हुए थे 29 अगस्त को। सितंबर अक्टूबर पूरा था, 2 महीने तक उन्होंने रिजल्ट नहीं जारी किया। 30 या 31 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया, या 1 नवंबर को किया, ऐसे कुछ दिन था वो है? नहीं नहीं, वो तो दिसंबर में भी आया था। पहला रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो ये मामला है। आपका एग्जाम हुआ नवंबर में, 2 महीने हो रहे हैं पूरे। 2 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी आप कर लोगे। ठीक है। टेक्निकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेक्निकल पास हो सकता। हो गया भाई। चलो, अब हमारे पास आता है स्प्लेटर। स्प्लेटर है ना, उसमें जोड़ कैसे कैसे होते हैं। तांबा 50% प्लस जस्ता 50%, ये होता है। एक और होता है इसमें, तांबा 50%, जस्ता 37%, प्लस पता नहीं कौन था, 13% और था। एक और होता है इसमें, तांबा हमारे पास होता है 67%, जस्ता होता है 33%। ठीक है। और इसको क्या ना, इसको चेंज करना है। ये क्या है, आप है ना बड़े चालू बनते हैं। मैंने ये रिजेक्ट किया, आप दूसरी क्लास से ट्रांसफर, आपने कोई दूसरी क्लास उठा के लाए होंगे, है ना? हाँ। अब आप दूसरी क्लास में उसको ले जाएंगे, आप उसमें ले जाएंगे जिसमें सर नहीं आते हैं। फिर घूमते फिरते सर कभी ना कभी उस क्लास में आ जाते हैं। फिर वापस चेंज, ये मेरे सामने तीसरी बार आ गया है। ये नीचे से घूमना शुरू किया, नीचे से गए 4 नंबर में, 4 नंबर से आए 3 नंबर में। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, रूट इसका ये है। एक होता है लेड और टिन का ना भाई। पिछली बार क्या था, नरम सोल्डर में टिन ज्यादा था या लेड ज्यादा था? टिन। अब की बार कौन ज्यादा होगा? लेड। लेड की मात्रा है 66%, टिन की मात्रा है 33%, प्लस एंटीमनी है 1%। इसमें क्या होता है, एक और क्या है, 13% क्या आ गया? तांबा जस्ता तो आ गया। परीक्षा में सवाल एक और आया था, बताओ इसमें से कौन सा नहीं होता है। उसने ना जस्ता दे दिया था 67%, तांबा दे दिया था 33%। ऐसा नहीं होगा। तांबा या तो 50% होगा या 50% से ज्यादा होगा। 50% से कम तांबा को नहीं करना है। ऐसा आया हुआ सवाल है। ये कौन सा था है, एल्यूमिनियम है क्या? पता नहीं, ये कोई 13% तो है। परंटे जितना ही घट रहा है, 13 जितना ही।
नहीं मिला। तांबा 50, जस्ता 37। पदार्थ का नाम ही भूल गए कौन है, हैं? हाँ वहां से देख लो। ठीक है तेरे ही है ना। हाँ तो मैंने कहा यही कोई लफड़ा है। हैं? 13%। हैं? टीन कितना परसेंट है भाई? 13%। मैंने कहा ये ऐसे कोई परसेंटेज एक छूट जाता है बीच में, ऐसे भूल जाते हैं कौन सा था। तो टीन है 13%। ठीक है भाई। हो गए भाई। ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग। इसकी सोल्डरिंग प्रक्रिया सामान्य से भिन्न होती है। एक तो ये भी है कि हमारे पास एल्यूमिनियम खुद नरम धातु रह गई है, जल्दी गर्म होने पर पिघलने का चांसेस भी रहते हैं। इसकी सोल्डरिंग प्रक्रिया जो बाकी अन्यों से क्या होगी, भिन्न होगी, क्योंकि इस पर सोल्डरिंग करने पर क्या होगा, सोल्डरिंग सामान्य सोल्डरिंग में क्या हो जाएगा इसमें, यदि आप कहोगे नहीं जी हम तो सामान्य सोल्डरिंग करेंगे, तो सामान्य सोल्डरिंग करोगे, सामान्य सोल्डरिंग पर ऑक्सीकरण होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? ऑक्सीकरण तेज हो जाएगा, जिसके कारण इसकी चालकता क्या हो जाएगी भाई, चालकता कम हो जाएगी। इसके लिए जिस सोल्डर का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या होता है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। सोल्डर, इस सोल्डर का नाम है एल का पी। ये होता है ना भाई, एल का पी। एल का पी में हमारे पास क्या क्या होता है भाई, सीसा प्लस टिन प्लस कैडमियम और जस्ता, प्लस जस्ता प्लस कैडमियम, ये होगा हमारे पास 51% और 31%। कितना हो गया भाई, 82। पीछे बचा 18, तो ये दोनों होते हैं 9%। ये इतना परसेंटेज होता है। ये भी सवाल पूछा गया है, सीसा की मात्रा कितने परसेंट है, 51%। ठीक है। इसमें हम आगे देखेंगे तो इसमें फ्लक्स भी काम में लिया जाता है, वो भी सवाल पूछा है। फ्लक्स हमारे पास यहाँ तो इसका आयर नंबर 7, यहाँ आप कह दो केरेलाइट पदार्थ। क्या होता है भाई, केरेलाइट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सर सोल्डरिंग से पहले ट्रेनिंग करना पड़ता है क्या? सोल्डरिंग से पहले ट्रेनिंग क्या, सोल्डरिंग सीखनी पड़ती है, और तो क्या ट्रेनिंग है। सबसे पहले आपके पास जो सोल्डरिंग का बिट होता है उसके ऊपर रागा चढ़ाओ, रागा चढ़ा के फिर सोल्डरिंग के साथ रागा चढ़ा मतलब उसके ऊपर तार लपेटना, फिर वो जो हमारे पास सोल्डर आयरन है गर्म होगा तो वो जो रागा चढ़ा वो पिघलेगा, पिघलेगा तो उसको तारों के ऊपर क्या करो, डाल दोगे। ये सोल्डर करने का तरीका होता है। फिर आपको उसमें ये भी पता चलेगा ना, ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी होती है, सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, कर्द निकलता है, उसे कहते हैं फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस विषाक्त होती है, इसलिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा उसको आप सूंघते जाओ।
ये विषाक्त होती है ना फ्लोरीन गैस, है विषाक्त होती है, प्रभाव तो डालती है। सामान्यतः थोड़ी बहुत सोल्डरिंग करते हैं उनको दिक्कत नहीं है, जब वो लगातार लंबे टाइम तक जो सोल्डरिंग करते हैं उनको तो प्रिकॉशन रखना पड़ता है पूरा का पूरा। है कि नहीं भाई? और कोई सवाल? आयरन नंबर 7 इसका फ्लक्स का नाम है, यही सवाल है। बताइए एल्यूमिनियम का फ्लक्स कौन सा है? आयरन नंबर 7 आया हुआ है, रामबाण बुक में मिल जाएगा। और परीक्षा का नाम ही टेक्निकल हेल्पर है, देख लो बोले टेक्निकल हेल्पर 2018 का सवाल है। ये पता नहीं कौन सी एग्जाम है, ये भी आया हुआ है, शीशा की मात्रा कितने परसेंट है, या कैडमियम की पूछी, इन दो में से एक की पूछी हुई है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, प्रतिशत भी पूछे हुए हैं इसमें। और एल का पी नाम पूछा हुआ है, सब बाकी सब पूछे हुए हैं। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल? तो आज क्या गांव से अभी तक आए नहीं क्या? हाँ? बाकी की सोल्डरिंग हम कल पढ़ेंगे। ओके भाई, कर दो एंड।